हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक कहानी इन इंडिया द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का पार्ट 1। स्टोरीज पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। उसमें भी सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और इसके अलावा जो वो वर्ड्स यूज करती हैं या फिर इंग्लिश के जो यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे और ग्रामर के कंसेप्ट्स जो भी मिलते जाएंगे मैं उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है इन इंडिया द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, लेकिन यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज किया गया है। द वर्स्ट कहने का मतलब हो गया सबसे खराब परिस्थिति, और यहाँ पे बोथ वर्ल्ड्स कहने का मतलब हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अलग अलग वर्ल्ड कहते हैं, तो शायद उसके लिए बोथ वर्ल्ड्स यूज किया गया है। आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि ये हेडिंग ऐसा उनने क्यों चुना है। हेडिंग का मतलब हो गया भारत में दोनों ही वर्ल्ड्स की सबसे खराब परिस्थिति। मंडे इज द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। मंडे सप्ताह का पहला वर्किंग डे होता है, मतलब कि ऑफिस में काम करने का पहला दिन होता है ये। एंड एक्सट्रीमली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। बिजी डे इन आवर ऑफिसेज। पूरी लाइन का मतलब हो गया मंडे सप्ताह का सबसे पहला वर्किंग डे होता है और हमारे ऑफिसेज में बहुत ज्यादा बिजी दिन होता है। All emails and papers have to be processed. Processed का मतलब है यहाँ पे निपटाना, मतलब उस पे काम करना। And meetings held. यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा कंप्रेस करके यानी कि शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अदरवाइज ये लाइन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि all emails and papers have to be processed and meetings have to be held. अच्छा, जहां भी ये हैव टू यूज किया जाता है मतलब कि कुछ काम करना जरूरी है, प्रेजेंट की नेसेसिटी को बताता है। और बी के साथ ये प्रोसेस की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब ये हो गया पैसिव का फॉर्मेशन। और होल्ड का मतलब होता है आयोजन करना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है हेल्ड। और मतलब हो गया सभी ईमेल्स और पेपर्स को निपटाना होता है, मतलब कि निपटाना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हैव टू लिखा हुआ है। और मीटिंग्स का आयोजन करना होता है। आगे है लॉन्ग लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब कि किसी से अगर मिलना है, किसी बड़े ऑफिसर से या किसी ऑफिस के व्यक्ति से मिलना होता है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। जो समय निर्धारित किया जाता है, टाइम फिक्स किया जाता है, उसे ही अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स की लंबी लिस्ट इनएविटेबली एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से, मतलब कि जो कुछ होना तय हो, बिल्कुल जरूरी हो कि ऐसा ही होगा, तो अब हम इनएविटेबली का यूज करते हैं। फिल अप आवर डायरीज। फिल अप मतलब भर देना। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि अपॉइंटमेंट्स की लंबी लिस्ट अनिवार्य रूप से हमारी डायरीज को भर देती है। इन बिटवीन अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट्स के बीच में अनएक्सपेक्टेड कॉलर्स इनवेरिएबली टर्न अप। ये जो एक्सप्रेशन है टर्न अप, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आना कहीं पे। इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा, मतलब कि बिना बदलाव के कोई चीज जब हमेशा होती हो तो उसे इनवेरिएबली कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जिसके होने की उम्मीद ना हो, जो पहले से जो होना तय ना हो, उसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। और मतलब हो गया अपॉइंटमेंट्स के बीच में अनएक्सपेक्टेड कॉलर्स, मतलब कि जिनका पहले से नहीं पता हो कि आने वाले हो, वो लोग भी निश्चित रूप से आ जाते हैं। टर्न अप का मतलब है यहाँ पे आ जाना। सेक्रेटरी स्वेट इट आउट ऑन मंडे मॉर्निंग्स। ये जो एक्सप्रेशन है स्वेट इट आउट, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, मशक्कत करना। तो मतलब हो गया सेक्रेटरीज मंडे मॉर्निंग्स को कड़ी मशक्कत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। But we have to get past Monday to reach Sunday again. Get past का मतलब होता है किसी चीज को पार करना, मतलब कि किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरना, उसे पार करना, उसे get past कहते हैं। यहाँ पे फिर से have to का यूज किया गया है, मतलब कि कुछ चीज करना जरूरी है, कुछ करना पड़ता है। और इस लाइन का मतलब हो गया लेकिन हमें संडे तक दोबारा पहुंचने के लिए मंडे को पार करना पड़ता है। I recall one such Monday. रिकॉल का मतलब होता है कुछ याद आना या याद करना, मतलब कि पुरानी कोई बात अगर माइंड में आपके आती है तो उसे रिकॉल करना कहते हैं। मतलब हो गया मैं वैसी ही एक मंडे को याद करती हूँ। आगे है I was engrossed in checking and replying to my email
engrossed एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी काम में तल्लीन, मगन जिसे कहते हैं, डूबा हुआ। तो मतलब हो गया मैं अपने ईमेल को चेक करने में और उसको रिप्लाई करने में engrossed थी, मतलब कि इस काम में बिल्कुल मगन थी। When my secretary told me that, जब मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि there were 2 visitors who had come to meet me without an appointment. विजिटर्स का मतलब है मिलने आने वाले लोग। तो मतलब हो गया 2 विजिटर्स थे जो मुझसे मिलने आए थे बिना अपॉइंटमेंट के। I asked her, मैंने उससे पूछा, What is special about these visitors that you are letting them in without an appointment? Let them in का मतलब हो गया उन्हें अंदर आने देना। यहाँ पे ing फॉर्म यूज की गई है let की, और are है मतलब कि ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। और पूरी लाइन का मतलब हो गया मैंने उससे पूछा इन विजिटर्स के बारे में ऐसा क्या खास है कि तुमने उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन माई स्टाफ। मुझे अपने स्टाफ में जो भी कर्मचारी हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास है। एंड देयर वेज ऑफ स्क्रीनिंग विजिटर्स, स्क्रीन का मतलब है यहाँ पे जांच पड़ताल, मतलब कि जो भी विजिटर्स आए हैं उनमें से किसको अंदर आने देना चाहिए, किसको नहीं अंदर आने देना चाहिए, इस प्रोसेस को ही स्क्रीनिंग लिखा हुआ है। वेज ऑफ स्क्रीनिंग मतलब कि स्क्रीनिंग के तरीके। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया मुझे अपने स्टाफ में और विजिटर्स को स्क्रीन करने के उनके तरीकों में बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत विश्वास है। शी रिप्लाइड, सी लिखा गया है उस सेक्रेटरी के लिए, उसने उत्तर दिया इन अ लो टोन। लो टोन का मतलब धीमी आवाज में। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैम वन इज वेरी ओल्ड मैन। मैम एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, हु लुक्स वेरी पेल। पेल का यहाँ पे मतलब है कमजोर, मतलब कि बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा दुख के बाद व्यक्ति कैसा दिखता है, वैसी स्थिति में उसे पेल कह सकते हैं। एंड द अदर इज अ मिडिल एज्ड पर्सन। मिडिल एज्ड कहने का मतलब होता है 40 इयर्स 50 इयर्स के अराउंड जिस व्यक्ति की उम्र होती है उसे मिडिल एज्ड कहते हैं। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैम एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बहुत कमजोर दिख रहा है और एक मिडिल एज्ड पर्सन है, यानी कि 50 इयर्स का व्यक्ति है। दे से इट इज वेरी अर्जेंट, और उनका कहना है कि ये बहुत अर्जेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। क्वाइट एक एडवर्ब होता है और क्वाइट सम टाइम कहने का मतलब है काफी देर, बहुत ज्यादा देर। और यहाँ पे हैव बीन के साथ आईएनजी का यूज किया गया है वेटिंग, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पूरी लाइन का मतलब हो गया कि उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी है और वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सेंड देम इन, आई सेड, उन्हें अंदर भेज दो, मैंने कहा। दे केम इन, वो अंदर आए। एंड सैट ऑपोजिट टू मी, यहाँ ऑपोजिट का मतलब है सामने। सिट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है सैट, और यहाँ भी कम की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है केम। वे अंदर आए और मेरे सामने बैठ गए। द ओल्ड मैन सीम्ड मोर देन 70 years old। सीम का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे सीम्ड, मतलब हो गया बूढ़ा आदमी 70 साल से ज्यादा उम्र का लगा। He was looking weak, वो कमजोर दिख रहा था। Tired, थका हुआ। And worried, worried का मतलब है चिंतित, मतलब कि वो चिंतित, थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। He carried a worn out bag। worn out का मतलब होता है पुराना और घिसा पिटा। कैरी की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है कैरिड, उसने एक पुराना और घिसा पिटा बैग लिया हुआ था। He was in a pitiable condition का मतलब होता है दया, और पिटिएबल कहने का मतलब हो गया दयनीय, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जिसकी हालत खराब हो, देख के जिसको दया आए उसे पिटिएबल कहेंगे। तो वो एक दयनीय हालत में था। कंडीशन का मतलब हालत। With him was a middle-aged man who also looked somewhat worried। What का मतलब होता है कुछ हद तक, somewhat एक एडवर्ब होता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो कुछ हद तक चिंतित दिख रहा था। I came to the point immediately। immediately का मतलब होता है तुरंत, और come to point मतलब कि मुद्दे पे आना। मैं तुरंत मुद्दे पे आ गई।
टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट इज द मैटर, मुझे बताइए क्या मामला है। द ओल्ड मैन डिड नॉट टॉक, बूढ़े व्यक्ति ने बात नहीं की, बट जस्ट लुक्ड एट द यंगर मैन। यहाँ पे यंगर मैन लिखा गया है उस मिडल एज्ड व्यक्ति के लिए, मतलब हो गया बूढ़े व्यक्ति ने बात नहीं की, सिर्फ उस यंगर मैन यानी कि अधेड़ उम्र की व्यक्ति की तरफ देखा। द मिडल एज्ड मैन सेड, उस अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैडम आई सॉ दिस ओल्ड मैन सिटिंग नियर अ बस स्टॉप। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। मैडम, मैंने इस बूढ़े व्यक्ति को बस स्टॉप के पास बैठे हुए देखा। यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है सिट की, सिटिंग, इसका मतलब बैठे हुए। इट सिम्स ही डज नॉट हैव एनीबडी, ऐसा लगता है कि इसके पास कोई नहीं है, मतलब कि इसका कोई नहीं है। ही वॉन्ट्स सम शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या रहने की जगह। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश। ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। एनी मनी मतलब कि कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।